औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज तलबा और तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के लेक्चर में रमूज़ औक़ाफ़, उनकी अलामात और मुख्तसर तारीफ पढ़ेंगे। रमूज़ औक़ाफ़ का तारुफ गुज़िश्ता लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया और उम्मीद है कि आप उनसे बहुत ज्यादा मुस्तफीज हुए होंगे। रमूज़ औक़ाफ़ होते क्या हैं, इनका उर्दू में क्या इस्तेमाल है और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल इनमें किन अलामात का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आज के लेक्चर में मैं आपको इनकी अंग्रेजी निशानियात, अंग्रेजी नाम, उर्दू के नाम और उर्दू में इस्तेमालात की वजूहात, तरीके समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर से बहुत ज्यादा फायदा हासिल करेंगे। स्पेशली जमात नाहम के तालिब इल्म, 12वीं जमात के तालिब इल्म, 12वीं जमात के तालिब इल्म तो ये हर सूरत में पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, क्योंकि 12वीं जमात के पेपर में कसीरुल इंतखाबी सवालात में 5 नंबर का पेपर रमूज़ औक़ाफ़ का होता है। जमात नाहम और 11वीं जमात के तालिब इल्म मकालमा निगारी में सबसे ज्यादा रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल होता है। तो आइए रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में पढ़ते हैं। वैसे रमूज़ औक़ाफ़ अलामतों को कहते हैं, निशानात को कहते हैं। अंग्रेजी नाम, उर्दू नाम, उर्दू अलामत, अंग्रेजी अलामत और इनकी मुख्तसर तारीफ। सबसे पहले उर्दू में जो इस्तेमाल होता है, खत्मा या वक्फ़े मतलिक। खत्मा का मतलब ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यही नाम है, खत्मा कहते हैं। ये इसकी उर्दू की अलामत है और ये डॉट जो है नुक्ता अंग्रेजी की अलामत है और अंग्रेजी में इस नुक्ते को फुल स्टॉप कहते हैं और उर्दू में इसका नाम खत्मा है। इसकी मुख्तसर सी तारीफ है, इबारत में मुकम्मल वक्फ की अलामत फुल स्टॉप। अब अंग्रेजी में तो फुल स्टॉप का मतलब समझ आ जाता है कि जुमला मुकम्मल हो गया। इसी तरह उर्दू में है कि इबारत में मुकम्मल वक्फ की अलामत है कि जहां जुमला खत्म हो जाए, बात मुकम्मल हो जाए, वहां पर यह अलामत उर्दू की लगाकर खत्मा की जुमले को मुकम्मल कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सक्ता है या वक्फ़े खफीफ है। खफीफ का मतलब छोटा सा, बिल्कुल माइनर सा। इसकी अलामत उल्टा कौमा की है, यहां सीधा कौमा है अंग्रेजी में अलामत और इसे कौमा कहते हैं इंग्लिश में। अब सक्ता जो है, इसका क्या काम है? ठहरना। इसका काम यह है कि जैसे किसी नाम, जैसे इस्म है, किसी जुमले में 2-3 इस्म एक साथ आए तो उन तमाम इस्म को अलहदा करने के लिए, वाज़े करने के लिए सक्ता की अलामत लगाई जाती है। जैसे कि एक जुमला है, मैं लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद का सफर किया। अब इस जुमले में लाहौर, कराची, मुल्तान और फैसलाबाद, अब इन पहले 3 शहरों के नाम में सक्ते का इस्तेमाल होगा और क्योंकि ये एक शहर का नाम है, इस वजह से जहां पर इस्म होगा, इस्म के बाद सक्ता हर सूरत में आएगा। तीसरे नंबर पर वक्फा है या निस्फ वक्फ है। इसकी अलामत ये है, उर्दू में डॉट और उल्टा कॉमा, इंग्लिश में इसे सेमी कॉलन कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में भी इसे सेमी कॉलन कहते हैं। अंग्रेजी अलामत ये है। इसकी मुख्तसर तारीफ है, ठहराओ, रहाओ या सुकून। अब ठहराओ का मतलब है कि कोई जुमला जो बहुत ज्यादा तफसीलन है, उस जुमले में ठहराव पैदा करने के लिए
वक्फा या निस्फ वक्फ की अलामत इस्तेमाल की जाती है, जिसे इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं। चौथा है राब्ता या वक्फ लाजिम। इंग्लिश में इसे कॉलन कहते हैं। इसकी अलामत दोनों सेम है, अंग्रेजी और उर्दू की एक जैसी अलामत है। इसका तारुफ जो है, मुख्तसर तारीफ है, रब्त, मिलाना या मुंसलिक करने या वाबस्ता करने वाली चीज। अब इसका मतलब समझ आ गई कि किसी भी चीज में क्या रब्त पैदा करने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए कॉलन का इस्तेमाल होता है, राब्ते का इस्तेमाल होता है। लफ्ज राब्ता ही अपना मायनी और मफहूम खुद बयान करता है कि राब्ते का मतलब है जुड़ी हुई चीज, कि एक ऐसा जुमला, जैसे कि हम लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अब इस फरमान के बाद हम कॉलन की अलामत लगाकर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कायदे आजम ने फरमाया। अब ये बात, अब कायदे आजम ने क्या फरमाया, फरमाया के बाद कॉलन होगा, इसके बाद जो कायदे आजम ने फरमाया वो लिखा जाएगा। इससे क्या जाहिर होता है कि कायदे आजम ने फरमाया और उनका फरमान, इन दोनों का आपस में रब्त है, जोड़ने के काम आता है कॉलन। फिर है तफसीला। तफसीले की अलामत उर्दू में इस शक्ल की है और इंग्लिश में ये है। शक्ल सेम है, सिर्फ डैश की अलामत आगे पीछे है, क्योंकि इंग्लिश जो है बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है और उर्दू दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। इस वजह से इनकी शक्ल एक दूसरे के अपोजिट आती है, मुखालिफ आती है। अब इस तफसीले को इंग्लिश में कॉलन एंड डैश कहते हैं। कॉलन से मुराद कि ये दो अलामतें कॉलन की हैं और डैश दरमियान में दिया गया है। इसकी मुख्तसर सी तारीफ है वजाहत या फरिस्त वगैरह बयान करना। तफसील, लफ्ज तफसीला तफसील से है, इसका मतलब भी वैसे वजाहत से बयान करना है। किसी चीज के मुतालिक वजाहत से जो बयान किया जाता है वो तफसीला कहलाता है और अलामत इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है इस्तेफामिया या सवालिया। इंग्लिश में इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये अलामत है, ये इसकी मुख्तसर तारीफ ही सवाल पूछने के लिए, किसी से आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, आप यहां कब आ रहे हैं। सवालिया जुमले के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, सवालिया अलामत लगाई जाती है। इसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क, फजाइया, निदाइया या इस्तजाबिया। उर्दू में इसके 3 नाम है, इंग्लिश में इसी का एक नाम है। इनकी अलामत थोड़ी चेंज है उर्दू में और इंग्लिश में। उर्दू में जो लकीर खत खींचा गया है ऊपर से, उसकी मोटाई ज्यादा है, और इंग्लिश में जैसे हम उल्टा आई लिखते हैं, सीधा आई है उसे उल्टा कर दिया जाए, इंग्लिश में ये अलामत है। इसकी मुख्तसर तारीफ, वो लफ्ज जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि हमारे जज्बात, तासुरात को जाहिर करने के लिए, अफसोस करने के लिए, सलाम के बाद, किसी को पुकारने के बाद ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। इसे उर्दू में फजाइया, निदाइया या इस्तजाबिया कहते हैं। इसके बाद कोसैन है, इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं। ये कोसैन चांद की शक्ल की होती हैं, दोनों तरफ चांद, हल्का चांद बंद खोलकर बंद कर दिया जाता है। ये अलामत जुमलाए मुअतरज़ा की दोनों जानिब लगती है। ऐसा जुमला जैसा कि उस जुमले में उसकी वजाहत करना लाजिम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी लिखा जाता है। ये यूं कह सकते हैं कि किसी जुमले में किसी मुश्किल लफ्ज का मायनी लिखने के लिए कोसैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि कोई जुमला है, उस जुमले में आप लिखा गया है कि जमीन और फलक, फलक के बाद, फलक बामायनी है, इसके बाद आप कोसैन में आसमान लिख सकते हैं। तो इसीलिए कोसैन का इस्तेमाल जुमले में मानवी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद खत या लकीर, इंग्लिश में इसे डैश कहते हैं। इनकी अलामतें दोनों की सेम है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। खत या लकीर डैश कोसैन की जगह होती है।
यूं कह सकते हैं कि कोसैन इस्तेमाल करने की बजाय खत या लकीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों का इस्तेमाल एक जैसा होता है। इसके बाद वो वैन है इन्वर्टेड कॉमास, इंग्लिश में इसे कहते हैं। इनकी उर्दू की शक्ल और इंग्लिश की शक्ल बिल्कुल चेंज है। ये इंग्लिश उर्दू की शक्ल है, अलामत है, और ये इंग्लिश की, इन दोनों की अलामतें बिल्कुल मुतरादिफ हैं, उलट हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है किसी कौल को उसी के अल्फाज में नकल करना, जैसे कि किसी कौल को, किसी बात को अहमियत देना, जैसे कि कुरानी आयात लिखनी है, अहदीस का तर्जमा लिखना है, कुरानी आयात का तर्जमा लिखना है, उसे हू बहू वैसे लिखने के लिए और उस बात को अहमियत देने के लिए वो वैन का इस्तेमाल किया जाता है इबारत में। इसके बाद है जंजीर या अलामत हज़्फ, हैपन कहते हैं। ये जंजीर की शक्ल है। अब इस जंजीर की शक्ल में की मुख्तसर तारीफ है इबारत से किसी लफ्ज या फिक्रे को खारिज करना। ये मुख्तसर थी, जैसे कि आप सियाक को सबाक लिखते हैं, नसर पारों की तशरीह करते हैं, कोई अशार लिखते हैं। अब वहां पर सवालिया पेपर में अगर मुकम्मल सवाल लिखा जाए तो मेरे ख्याल में वक्त इतना इजाजत नहीं देता। वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए आप उस इबारत के पहले 2-4 अल्फाज लिखने के बाद ये जंजीर बना दें और फिर आखिर के चंद अल्फाज लिखकर उस इबारत को वाज़े किया जा सकता है। उसके दरमियान में जो डॉट लगाई जाती हैं वो जंजीर कहलाती हैं। और इसका मुख्तसर तारीफ भी यही है कि किसी भी इबारत में लफ्ज या फिक्रे को हज़फ का मतलब होता है खत्म कर देना, खा जाना, तो मतलब हज़फ कर लेना, तो दरमियान वाले जुमले हज़फ करके ये अलामत लगा दी जाए तो उससे पैराग्राफ, जुमला नुमाया तौर पर वाज़े हो जाता है। इसके बाद है ऑब्लिक, कहते हैं खत फासल। ऑब्लिक है ये अलामत, मैथमेटिक्स में इसे तकसीम भी कहते हैं, डिवाइड। अब इसकी है वो लकीर जो दो चीजों के दरमियान में आकर एक दूसरे को जुदा कर दे, अलहदा कर देना। मतलब कि आप कोई भी मायने लिख रहे हैं, उसमें एक लफ्ज के 2 से 3 मायने बनते हैं उर्दू में, तो आप हर मायने को अलहदा अलहदा लिखने के लिए दरमियान में खत फासिल की अलामत लगाते हैं। इस रमूज़े औकाफ के लेक्चर में ये वो अलामत हैं जो आपके इम्तिहानात में स्पेशली मुकालमा लिखने के लिए, और ये किसी भी जगह पर आप कोई मजमून, कोई कॉलम लिख रहे हैं, अगर आप रमूज़े औकाफ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपकी वो इबारत सबसे खूबसूरत तरीन कहलाएगी। क्योंकि उर्दू में रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल लाजिम है। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, जिससे हमारी इबारत बेमायनी मकसद, बेवजूद नजर आती है। तो इसीलिए स्पेशली मैं जमात 12वीं के तालिब इल्म से मुखातिब हूं कि आपके इम्तिहान में 5 नंबर का सवाल रमूज़े औकाफ का होता है। गुज़िश्ता लेक्चर में रमूज़े औकाफ के का तारुफ पढ़ाया गया था, अब आपको रमूज़े औकाफ के मुतालिक पढ़ाया गया, और ये वही 10 अलामतें हैं जो आपके इम्तिहानात में 5 नंबर आपकी जेब में डालने के, आपके हक में लाने के लिए बेहतर है। अब अगर आप इन तमाम अलामात को बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे, पढ़ सकें और उसके बाद अपने 5 नंबर हक में ला सकें, उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा, आप बहुत ज्यादा मुस्तफीज होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम।